Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Anchal and I'm here to talk about my knee ACL tear ligament injury, its experience and all the treatment. Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Anchal, and in today's episode I'm going to share my road to recovery after my knee orthoscopy. मेरी नी सर्जरी के बाद की सारी डिटेल्ड रिकवरी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. कैसे पर वीक मैंने रिकवर किया है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या एक्सरसाइजेज हुई, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, मैं वो सारी जर्नी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो देयर आर द टू मेन इमोशंस ऑफ दिस वीडियो. पहला सब्र और दूसरा भरोसा. फेथ एंड पेशेंस इज द टू मेन इमोशन ऑफ दिस वीडियो. क्योंकि सर्जरी के बाद जो सब कुछ हुआ वो मुझे पता नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. सबसे पहली बात, मैं अपनी सर्जरी को लेके बहुत खुश थी क्योंकि 2 साल बाद इतनी सारी सफरिंग के बाद मेरी ये सर्जरी स्केड्यूल हुई है. अगर आपने मेरी सर्जरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी सर्जरी की वीडियो जाकर देख सकते हो. इस नी ट्रीटमेंट सीरीज़ में मैंने और भी मल्टीपल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स की वीडियोस अपलोड किए हैं. आप अपने रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हो. ये रोड टू रिकवरी वीडियो है जिसमें मेरी सर्जरी के बाद की रिकवरी मैं शेयर करने वाली हूँ. वीक 1 से लेके वीक अभी तक मंथ 4 चल रहा है इस वक्त, और सारी रिकवरी मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो सबसे पहली बात है कि जो नी सर्जरी के बाद आपकी स्टेट आ जाती है वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. 3 अगस्त 2021 को मेरी सर्जरी हुई एंड 2 दिन बाद जब मैं घर पे डिस्चार्ज होके आई वॉज बेड रिडन. मुझे मूवमेंट करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी जो लेग थी वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही थी, नॉट इवन ½ मिली सेंटीमीटर. तो मुझे उसको हिलाने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत थी. एंड देन वीक 1 तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से. रोज़मर्रा की काम किए, सिर्फ वॉशरूम्स उठ के जाना और खाना. एंड देन 1 हफ्ते के बाद मेरा जो फॉलोअप स्केड्यूल हुआ उसमें डॉक्टर ने, मेरे सर्जन डॉक्टर महेश्वरी जी ने मुझे सिर्फ 2 शब्द कहे थे कि हमने अपना काम कर दिया है आंचल, अब आगे का काम आपके हाथों में है. आपको 2 चीज़ों का सामना करना है. पहला पेन और दूसरा फियर क्योंकि हर स्टेप लेते वक्त, पैर उठाते वक्त, पैर नीचे रखते हुए डर लगता है क्योंकि आपकी नी बिल्कुल भी स्टेट में नहीं होता कि आप वेट ले पाएगा, तो आपको डर लगता है. तो इनिशियली एक जब मैं सर्जरी से आई तो ऑब्वियसली मेरे पास वॉकर था. आई वॉज मूविंग विद द हेल्प ऑफ वॉकर. मगर आपका जो पैर होता है वो लेग को ऊपर से लेके बेड से नीचे रखने तक की भी ऑडेसिटी नहीं होती है, टांग नहीं हिलती है. तो मैं एक्सटर्नल हेल्प लेती थी. मेरी मदर या मेरे ब्रदर मेरी हेल्प करते थे मेरे पैर को उठाकर नीचे रखने में. एंड देन फिर मैं वॉकर की मदद से अपने वॉशरूम जाती थी या काम करती थी. इनफैक्ट मैं नहा भी नहीं सकती थी बैठकर या खड़े होकर, तो मैं चेयर पे बैठकर नहाती थी अपना पैर एलिवेट करके. एंड वीक 1 के बाद जब मेरा फॉलोअप हुआ, डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आपको दर्द और फियर दोनों का सामना करना है. एंड जितना आप मूवमेंट करोगे अपनी लेग की उतना जल्दी आप रिकवर होगे. बहुत पेन होगा मुझे पता है, तो उन्होंने कहा कि आप 2 से 3 पेन किलर्स ले सकती हैं. उन्होंने मुझे हाई डोज पेन किलर्स प्रेस्क्राइब कर दी मगर मूवमेंट करने को कहा. एंड देन पहले उन्होंने मुझे ये सिखाया सबसे पहले कि आप अपनी अफेक्टेड लेग को अनअफेक्टेड लेग की मदद से कैसे उठा सकते हैं ताकि आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत ना पड़े. तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मेरी राइट नी में सर्जरी हुई थी तो लेफ़्ट लेग की यूज़ करके आपको राइट लेग कैसे उठाना है और कैसे वापस नीचे रखना है. एंड ये मूवमेंट उन्होंने मुझे सिखाई जिससे मेरे आगे के दिन काफ़ी बेहतर हो गए. फिर वीक 3 और हर वीक मेरा फॉलोअप होता रहा. उनके पास मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी पहले वीक के बाद ही. उन्होंने मुझे चार्ट दिया कि पहले आपको वीक 1 के बाद उन्होंने मुझे चार्ट दिया ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस
तो वीक 1 एंड वीक 2 आई वॉज वॉकिंग थ्रू वॉकर ओनली एंड आई वॉज डूइंग ओनली 2-3 एक्सरसाइजेज विच आर कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि आपका पैर पहली बात तो हिलता ही नहीं है। 2 हफ्ते तो मेरा पैर बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके जब वो एक्टिविटी उसके अंदर वापस से जनरेट हुई और वो हिलना शुरू हुआ, ऑब्वियसली आफ्टर द सर्जरी पैर पे काफ़ी सारी स्वेलिंग होती है, जो नी था उस पर काफ़ी सारी स्वेलिंग थी, तो मैं आइसिंग करती थी रेगुलरली, स्टिचेस के ऊपर ही आइसिंग करती थी एंड 2-3 हफ्ते बाद मेरे स्टिचेस भी उतर गए थे। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3 रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज ही रही और पैर की मूवमेंट करने को बोला गया और एक्सटर्नल हेल्प छोड़ने के लिए बोला गया। एंड वीक 4 तक मेरे पास वॉकर था जिसकी मदद से मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर रही थी। फिर वीक 4 उन्हें मुझे वॉकर छोड़ने के लिए बोल दिया एंड देन आई शिफ्टेड टू स्टिक, क्योंकि इमिजिएटली आपका नी इतना वेट नहीं ले पाता है और आपको अपना बॉडी वेट डालने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है। देन आई शिफ्टेड टू स्टिक एंड देन 1 महीना बीत चुका था और मेरी जो नी के ऊपर की स्वेलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी एंड इट वाज अ वेरी अनयूजुअल केस। तो उन्होंने देखा कि जब तक स्वेलिंग नहीं होगी तब तक जो मेरी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी, नी कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलीज़ करना, ये हो नहीं रही थी क्योंकि स्वेलिंग ही नहीं जा रही थी उस एरिया में। इसलिए उन्होंने मेरा एक प्रोसीजर किया जिसमें उन्होंने इंसेमिनेट किया, अंदर इंजेक्शन डाला सुन करके उस एरिया पे। मेरा जो स्वेलिंग वाला पोर्शन था उसमें नी के पास लिक्विड भर गया था, जो जनरली आप पोस्ट सर्जरी हो जाता है, सर्जरी के बाद ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे ऑपरेट हुआ है वहाँ पर लिक्विड भर गया है, ब्लड इकट्ठा हो गया और वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो वो लिक्विड उन्होंने इंजेक्शन के थ्रू 3-4 इंजेक्शन्स के थ्रू वो सारा लिक्विड बाहर निकाला। और जब उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया तो मेरी 2 दिन के लिए फिजियो रोक दी गई एंड मुझे रेस्ट करने के लिए बोला गया। एंड इन फैक्ट मेरी नी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज वाली एक्सरसाइज मुझसे खुद नहीं हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे स्टिमुलेटर रेकमेंड किया जो करंट आपको देता है आपके अफेक्टेड एरिया पे और वो आपको मसल को स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज़ करता है। तो फिर वो डिवाइस की हेल्प से मैं रोज़ एक्सरसाइज किया करती थी। 2 महीने हो चुके थे सर्जरी को और मैंने वॉकर और स्टिक दोनों छोड़ चुकी थी एंड मैंने खुद चलना शुरू कर दिया था। इनिशियल लेवल पे जब मैं चल रही थी तो बहुत ही छोटे माइक्रो कदम ले रही थी और लड़खड़ा रही थी, आई वाज लिम्पिंग। एंड क्योंकि इतनी ऑडेसिटी नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारा वजन राइट नी पे दे दूं, तो सारा जो वेट था मेरी बॉडी का वो लेफ़्ट नी पे जाता था, जिसके कारण शियाटिक नर्व या पेल्विक एरिया और लेफ़्ट नी में भी दर्द आना शुरू हो गया था। सो एक प्रोसेस जब ख़त्म हो रहा था उसके साथ में ही दूसरा प्रोसेस कुछ ना कुछ शुरू हो रहा था। एक एंगल पे हम राइट नी के लिए प्रोग्रेस कर रहे थे मगर दूसरे एंगल पे लेफ़्ट नी उतना ही अफेक्टेड हो रहा था क्योंकि नी बॉडी का वेट ले नहीं पा रहा था। वीक 9 तक नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से आपका नी स्ट्रेंथन होता है और आपका बॉडी वेट लेना शुरू होता है। नी बेंडिंग भी शुरू हो गई थी सर्जरी के 2 महीने बाद, मगर मैं बहुत छोटे कदम ले रही थी। अगर मुझे अपने घर के पास वाले फिजियोथेरेपी वाले सेंटर जाना होता था जो वो 2 मिनट की दूरी पे है, बट वो सफ़र में 10 मिनट में तय करती थी। तो आई वाज वॉकिंग रियली स्लो, नॉट एट अ नॉर्मल स्पीड ऑफ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, बट आई वॉज वॉकिंग विदाउट लिम्पिंग। एंड अगर मुझे कोई दूर से देखता था तो कोई डिटरमाइन नहीं कर पाता था कि अभी इसकी नी सर्जरी हुई है। बट इट यूज टू लुक नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड, बट इट स्टिल वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेची एंड एबनॉर्मल। अभी भी नी की जो फीलिंग थी वो नॉर्मल नहीं हुई थी, ऐसा इंटरनली फील नहीं हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई रिमेंबर इज़ कि मेरे भाई की बेटी है छोटी, 1 साल से छोटी थी वो, एंड वो बेड से गिरने वाली थी एंड सडन रिफ्लेक्स आपका देखकर ये होता है कि आप फटाफट उसको जाके पकड़ लो। एंड देन जब मैंने पहला कदम अपना बढ़ाया एकदम से तो मैं गिर गई, क्योंकि मुझे इतना पता लग गया था कि मेरा हर कदम बहुत ही
कैलकुलेटेड और माइंडफुल होगा अब सर्जरी के बाद, कि मुझे कॉन्शियसली अपना कदम आगे बढ़ाना है, ठोस कदम बढ़ाना है। मैं नॉर्मली जैसे हम उठकर अभी चल देते हैं वैसे नहीं चल सकती। मुझे चलने के लिए मसल एंड माइंड कनेक्शन बिठाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे टाइम लगता है। इस वीडियो को जब मैं शूट कर रही हूँ, अभी कंडीशन ये है कि मैं प्रॉपरली चल रही हूँ, नॉर्मल स्पीड में भी चल रही हूँ, और मेरे लेग में बिल्कुल भी पेन नहीं है, एज इन खड़े होने पर पेन नहीं है। जहाँ सर्जरी हुई थी वहाँ सेंसिटिविटी है, अभी भी वहाँ पे टच करने पे दर्द होती है, मगर मेरे लेफ़्ट और राइट लेग में पेन नहीं है। मगर अभी मेरी मसल वेस्टिंग हो चुकी है। मसल वेस्टिंग का मतलब है जैसे मसल डेवलप होती है वैसे ख़त्म हो चुकी है तो मेरी जो राइट लेग है वो काफ़ी पतली हो गई है, एंड जिसके कारण अभी मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारी फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत है, मसल डेवलप करने की ज़रूरत है, नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्टेज ये है कि मैं चल तो पा रही हूँ मगर मैं अपना लेग उठा नहीं पा रही। मैं अपना लेफ़्ट लेग जैसे उठा पाती हूँ वैसे अपना राइट लेग उठा नहीं पा रही, एंड अभी बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करने बाकी हैं। सो एवरी वीक मेरे फिजियोथेरेपी सेशंस चलते थे, एंड हर वीक मेरी फिजियोथेरेपी चेंज भी होती थी। हर एक्सरसाइज, सेट ऑफ एक्सरसाइजेस चेंज होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जब मैंने वॉकर और स्टिक छोड़ दी तो फाइनली मेरी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू हो गई थी, एंड अब मेरे वेट्स ऑन हो गए थे। आधा किलो वेट से मैंने स्टार्ट किया, एंड अलग अलग वेट के थ्रू एक्सरसाइजेस मुझे दी गई थी। इनफैक्ट एक्सरसाइजेस में लूप बैंड भी इंट्रोड्यूस किए गए, अलग अलग रेजिस्टेंस के। ऑब्वियसली आई स्टार्टेड विद लो रेजिस्टेंस, करंटली आई एम यूजिंग मीडियम रेजिस्टेंस लूप बैंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ माई मसल्स। एंड मेरी जो डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर सोनल, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। वो प्रॉपरली मेरे साथ मुझे गाइडेंस देती हैं, हर मोमेंट की, हर वीक की कॉल करके वो लोग सारी रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि मैं इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ हर वक्त। मैं हफ्ते में एक विज़िट देती हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश में है जो मेरा फिजियोथेरेपी सेंटर, और बाकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज मैं घर पे ही करती हूँ, या फिर कुछ जब ज़रूरत पड़ती है तो मेरे घर के पास एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ जाके करती हूँ। एंड इनफैक्ट उन्होंने मुझे अल्ट्रासोनिक भी इंट्रोड्यूस करी थी, क्योंकि जो मेरे नी के पास की सेंसिटिविटी वाला एरिया है, जो जहाँ बात बात पे एक्सर्ट करने पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर उन्होंने मुझे अल्ट्रासोनिक प्रिस्क्राइब की थी। अल्ट्रासोनिक बेसिकली एक मशीन होती है जो जेल लगाकर वो रब करते हैं और वो अंदर रेज देती हैं, जिससे आपकी अंदर की सूजन कम होती है एंड सेंसिटिविटी कम होती है। सो दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ माई होल एक्सपीरियंस ऑफ 4 months। अभी तक 4 महीने बीत चुके हैं सर्जरी के बाद, एंड डेली आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस, और मेरे डॉक्टर अंकल ने मुझे बोल रखा है कि डू फिजियोथेरेपी एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी के बाद हम सब अपनी फिजियोथेरेपी ना छोड़ें, क्योंकि दिस इज़ व्हाट कीप्स अस गोइंग, और यही स्ट्रेंथन करने वाला है। जो सर्जरी का पार्ट था वो उनके हाथ में था, और जो अब रिकवरी का पार्ट है वो मेरे हाथ में है। एंड डॉक्टर अंकल ने मुझे ये भी बोला है कि ये भी एस्टिमेट दिया है कि शायद पूरा साल आपको ये सर्जरी के बाद आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़े, फॉर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आई वांट टू इंडल्ज इन, द काइंड ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुझे स्कूबा डाइव, स्काई डाइव, सर्फिंग, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, ये सब करना है। इसके लिए मुझे अपनी एक्सरसाइजेस बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रखनी होगी, और मेरे डॉक्टर्स ने बोला है जब आपका पैर 3 किलो वेट तक उठाने के लिए भी मैं आधा किलो वेट से एक्सरसाइजेस करती हूँ। अभी वेरी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही मुझे 1 किलो वेट इंट्रोड्यूस हुआ है राइट लेग में, जिसको उठाने पर अभी मेरे पेन हो रही है। तो जब 3 किलो की जो वेट है वो मैं उठाने लग जाऊँगी, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि आप भाग सकते हैं या नहीं। आई एम कीपिंग ऑल द फेथ एंड ऑल द पेशेंस इंटैक्ट। आई रियली होप that I can endure all the pain and I can overcome all my fears, and I'm really looking forward to a painless body, जिसमें कोई दर्द ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई शिकायत ना हो, and I can really lead an adventurous life.
एंड आई रियली होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. अगर आपको लगता है किसी को ये वीडियो शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिए. एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ माई नी सीरीज एज ऑफ नाउ, एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद माई मेन कॉन्टेंट विच इज़ मैजिक एंड travel. And I will keep coming up with more travel and magical stories, everybody. Until next time, auf Wiedersehen.